Hello students, welcome back to the channel. I have been asked to teach therapies and disorders. Well, this is a very huge topic and we cannot cover everything in a single lecture. तो आज हम बात करेंगे साइको एनालिटिक थेरेपी के बारे में। सबसे पहला थेरेपी होती क्या है? थेरेपी बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है वेयर देयर इज अ क्लाइंट एंड देयर इज अ थेरेपिस्ट, जहाँ पे एक क्लाइंट होगा और एक थेरेपिस्ट होगा। जो क्लाइंट है ही इज इन डिस्ट्रेस, वो किसी ना किसी तरीके के डिस्ट्रेस में है एंड द थेरेपिस्ट इज गोइंग टू हेल्प हिम अचीव रिलीफ। तो थेरेपिस्ट उसको मदद करेगा रिलीफ अचीव करने में। अब हम आ जाते हैं साइको एनालिटिक थेरेपी के ऊपर। साइको एनालिटिक जो थेरेपी है दैट वाज वी ऑल नो हु गेव द थेरेपी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड। तो जो ये थेरेपी है दिस वाज गिवन बाय सिगमंड फ्राइड, और सिगमंड फ्राइड इज द पर्सन हु गेव साइको एनालिसिस एज अ स्कूल, जहाँ पे वो बात करते हैं मोस्टली चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में। जो सारे इश्यूज हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमा के कारण एक अडल्ट पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं अकॉर्डिंग टू साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक स्कूल। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो फ्राइड हैं वो कहते हैं कि साइकोपैथोलॉजी जो है, द वर्ड जो साइकोपैथोलॉजी है, दैट अराइजेस ड्यू टू अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस वो वैसे एक्सपीरियंसेस जहाँ पे एक बच्चे के साथ अब्यूज़ हुआ या डिसफंक्शनल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस रहे, अवर्सिव एक्सपीरियंसेस, अब्यूजिव एक्सपीरियंसेस उसके साथ हुए, तो उन चीज़ों के कारण साइकोपैथोलॉजी हो सकती है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थेरेपी। अब इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं अगर हम उनकी बात करें तो क्या क्या कारण रहे हैं साइकोपैथोलॉजी के अकॉर्डिंग टू फ्रायड, वो कौन कौन से हैं? चलिए, सबसे पहला है चाइल्डहुड ऑरिजिन। कोई भी पैथोलॉजी जो हो रही है जो अडल्टहुड में दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू फ्रायड वो कहीं ना कहीं चाइल्डहुड में रूटेड है। बचपन में जो बच्चे के साथ हुआ उसने उस चीज को इंटरनलाइज किया, ठीक है, इंटरनलाइज किया उसने उस चीज को, तो वो बड़ा होके उसी चीज की उसकी उसकी जो पर्सनालिटी होगी वो उस इंटरनलाइजेशन से इफेक्ट होने वाली है। सो देयर इज अ चाइल्डहुड जो कि सॉरी देयर इज बेसिकली द रूट कॉज इज चाइल्डहुड डिसफंक्शंस। डिसफंक्शनल चाइल्डहुड जो है, जो उसके साथ अब्यूज हुआ, नेग्लेक्ट हुआ, सपोज कि एक बच्चा है उसके जो पेरेंट्स हैं वो अब्यूजिव हैं या उसके पेरेंट्स एब्सेंट हैं, तो उस कारण से वो बच्चे का जो लाइफ रहा है वो डिफिकल्ट हुआ है और आगे आने वाले जो अडल्टहुड में वो बच्चा सफ़र करेगा। तो साइकोपैथोलॉजी अकॉर्डिंग टू फ्राइड इस वजह से हो सकती है। दूसरी चीज़ जो ये बताते हैं साइकोपैथोलॉजी होने का कारण जो है वो हो जाएगा आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स। अब बेसिकली फ्राइड टॉक्स अबाउट अनकॉन्शियस माइंड। जो भी बच्चे के जो ये डिसफंक्शनल एक्सपीरियंसेस थे, ये वाले जो अर्ली चाइल्डहुड डिसफंक्शनल एक्सपीरियंसेस थे, वो चीज़ें वो अनकॉन्शियस में जा चुकी हैं, क्योंकि बच्चा उसको कॉन्शियस माइंड से नहीं सोच पाया, कॉन्शियस माइंड में उसके साथ ये चीज़ें, अब वो उस चीज़ को दबा चुका है। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि जो चाइल्डहुड में उसके एक्सपीरियंसेस रहे, अब वो इतने पेनफुल थे कि उसने उस चीज़ को रिप्रेस कर लिया है। डिफेंस मैकेनिज़्म्स बताए हैं फ्रायड ने, तो डिफेंस मैकेनिज़्म में क्या होता है कि ईगो को बचाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ों को रिप्रेस कर लेते हैं जो बहुत पेनफुल होती हैं। सो द चाइल्ड हैज़ डन दैट, ही हैज़ रिप्रेस्ड those dysfunctional experiences, those painful experiences। तो अब वो जो चीज़ें हैं वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं, अनकॉन्शियस माइंड में जा चुकी हैं। रिपीटेटिव एक्सपोजर हुआ इन चीज़ों के साथ, बार बार उसके साथ यही घटनाएं दुर्घटनाएं घटित होते रही और उसने इन चीज़ों को अनकॉन्शियस में रिप्रेस कर लिया। तीसरी चीज़ ये बताते हैं कि इंसाइट एज कैटलिस्ट। अब जो थेरेपी है दैट विल हेल्प हिम टू गेट टू दिस अनकॉन्शियस। वो उन चीज़ों को अब कॉन्शियस माइंड में लेके आएंगे थेरेपिस्ट और क्लाइंट मिलके, जिन चीज़ों के कारण उस क्लाइंट को कुछ ना कुछ इशू हो रहा है। फाइनली देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड वर्किंग थ्रू। जो एक प्रोसेस है जिसको कहा गया है वर्किंग थ्रू की प्रोसेस। वर्किंग थ्रू क्या है? बेसिकली वी एज अ थेरेपिस्ट हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू हेल्प द क्लाइंट गो थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ थेरेपी एंड इंटरवेंशन, जहाँ पे उसको हम मदद करने वाले हैं उन चीज़ों को, रिप्रेस्ड चीज़ों को बाहर निकालने में, अनकॉन्शियस चीज़ों को कॉन्शियसनेस में लेके आने के लिए, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए। तो देयर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड वर्किंग थ्रू।
ये जो प्रोसेस है, इससे कंसिस्टेंटली चेंजेस आएंगे, स्लोली चेंजेस आएंगे। यू शुड नो दैट साइको एनालिटिक जो थेरेपी है वो एक दिन में नहीं होती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट यू विल डू 1 or 2 सेशन एंड यू विल फील फाइन। ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग जर्नी है। साइकोथेरेपी, बेसिकली साइको एनालिटिक थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्लाइंट को रिलीफ मिलते मिलते। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं हम गोल्स के ऊपर। गोल्स, सीधी सी बात है, हम लोग कोई भी थेरेपी कर रहे हैं तो देयर शुड बी सम गोल्स, कुछ ना कुछ गोल्स होंगे, कुछ ना कुछ हम चाहते हैं वो करना। इसीलिए तो थेरेपी कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कुछ रिलीफ पाना, इसलिए हम थेरेपी करते हैं। तो व्हाट आर द थेरेप्यूटिक गोल्स ऑफ साइको एनालिटिक थेरेपी? साइको एनालिटिक थेरेपी के क्या गोल्स हैं? सबसे पहला गोल जो है दैट इज टू मेक द अनकॉन्शियस कॉन्शियस। जो चीज़ें, जो डिसफंक्शनल उसका चाइल्डहुड रहा, जो एक्सपीरियंसेस थे, अब्यूजिव एक्सपीरियंसेस जो उसने इंटरनलाइज किए हैं, इंटरनलाइज का क्या मतलब है, आत्मसात किए हैं, वो उसके अनकॉन्शियस में जा चुके हैं। तो बीइंग अ साइको एनालिटिक थेरेपिस्ट, हमारा ये काम है कि हम उस अनकॉन्शियस चीज को उसके कॉन्शियस में ला सकें, ताकि वो उन चीजों के साथ डील कर सके और जो उसका रूट कॉज है परेशानी का, जो डिस्ट्रेस का रूट कॉज है, वो खत्म हो सके। सेकेंड जो हमारे पास यहाँ पे थेराप्यूटिक गोल आता है दैट इज डेवलप सेल्फ कॉन्सेप्ट। अब डेवलप करना है सेल्फ कंट्रोल, सॉरी, डेवलप सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल लेके आना है खुद में। यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दीज माल एडेप्टिव इम्पल्सेस। एक्टिंग ऑन माल एडेप्टिव इम्पल्सेस, उस चीज को रोकना है, उस चीज को रोकेंगे तभी सेल्फ कंट्रोल आएगा। अब समझो, माल एडेप्टिव जो ये इम्पल्सेस हैं, व्हाट आर दोस? ये क्या है कि समझिए एक बच्चा है, ठीक है, उसको बोल दिया गया कि आप ये चीज नहीं करेंगे एंड ही गेट्स फ्यूरियस, वो चीजें तोड़ रहा है। इवन इन अडल्टहुड हम लोग ऐसा देखते हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वो बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं, एक्ट आउट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड माल एडेप्टिव इम्पल्सेस। व्हेन यू आर वर्किंग आउट और एक्टिंग ऑन समथिंग विदाउट गिविंग इट अ थॉट, बिना विचार किए आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे माल एडेप्टिव इम्पल्स। तो उस चीज से हमको कंट्रोल करना है, उस चीज को हमको कंट्रोल करना है, क्लाइंट को उस चीज से बचाना है। तीसरा चीज जो आ जाती है यहाँ पे, वो आ जाती है रीप्लेस इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स। समझिए, अब इंटरनलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स क्या है? एक प्राइमरी केयर गिवर है ना। हमारी सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्राइमरी केयर गिवर होता है जिस जो हमको पालता है, बड़ा करता है। तो अगर कोई भी बच्चा है, वो उस प्राइमरी केयर गिवर से कुछ ना कुछ सीखेगा, उस चीज को याद करेगा। अब किसी हाउस होल्ड में अगर डोमेस्टिक वायलेंस होती है तो बच्चा इंटरनलाइज करेगा दैट दिस इज नॉर्मल, कि ये चीज तो नॉर्मल है, ये की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, अब उसने इंटरनलाइज किया रॉन्ग ऑब्जेक्ट, उसने इंटरनलाइज किया हिज फादर एज अ डोमेस्टिक अब्यूजर, जो उसकी माँ को मारता है। तो वो क्या हुआ, अब उसने गलत चीज इंटरनलाइज की। नाउ ही थिंक्स इट इज फाइन टू डू दिस डोमेस्टिक वायलेंस एंड टू बीट हिज वाइफ, तो वो उस चीज को सही मानता है। अब थेरेपी में हमको क्या करना है, इस चीज को सुधारना है। जो उसने ऑब्जेक्ट्स को इंटरनलाइज किया है, जो गलत ऑब्जेक्ट्स को इंटरनलाइज किया है, अपने जो उसके लाइफ टाइम में, उसके बचपन में ऐसी चीजें हुई हैं, उनको हमको रिवर्स करना है। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट, लेकिन हम फ्यूचर को कुछ ना कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। फाइनली यू हैव टू रिपेयर द सेल्फ डाउट्स। सेल्फ डाउट कौन से होंगे? सेल्फ डाउट जो होंगे, खुद के ऊपर, जो बच्चा, जो एडल्ट है बेसिकली, जो थेरेपी में आया है, वो खुद के ऊपर डाउट करने लगता है कि भाई मेरी ही गलती होगी, मुझे पनिशमेंट मिली तो हो सकता है मेरी ही गलती थी, मैं ही गलत हूँ, वो खुद को ब्लेम करेगा। तो ये जो चीज़ है, सेल्फ डिफेक्ट है, सेल्फ अब्यूज़ है, खुद पर ध्यान नहीं देना, इन चीज़ों को हमको ख़त्म करने की कोशिश करनी है इस थेरेपी में। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फिर प्रोसीजर्स। क्या क्या प्रोसीजर्स हैं इस थेरेपी में? देखिए, कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं साइकोथेरेपी में। बीइंग अ साइको एनालिस्ट, ये लोग दो चीजों पे विश्वास करते हैं। पहली चीज तो है भाई क्लिनिकल इंटरव्यूइंग, क्लिनिकल इंटरव्यूइंग, ठीक है। अब क्लिनिकल इंटरव्यू क्या है कि भाई एक थेरेपिस्ट है, एक क्लाइंट है, वो उसको इंटरव्यू कर रहा है, उसके आधार पर उसको पता लगता है कि क्या क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज के ऊपर काम किया जाएगा।
अब नेक्स्ट चीज जो आ जाती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइको एनालिस्ट के लिए, दैट इज प्रोजेक्टिव टेस्टिंग। प्रोजेक्टिव टेस्टिंग आज के टाइम में हमको पता है मोस्टली इंक ब्लॉट टेस्ट है, चाहे थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, तो ये जो टेस्ट हैं ये अनकॉन्शियस को कॉन्शियस में लाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है, हमारे पास ऐसा स्टिमुलस है जो प्रेजेंट किया गया है, उसमें एम्बिग्यूटी है, देयर इज नो क्लैरिटी इन व्हाट द पिक्चर्स आर शोइंग। तो जो साइको एनालिस्ट हैं या जो थेरेपिस्ट हैं वो मानते हैं कि जो क्लाइंट होगा वो उन चीज़ों को जो उनकी उसकी अनकॉन्शियस में चीज़ें हैं उन चीज़ों को उन फोटोज़ के ऊपर प्रोजेक्ट करेगा। तो जो उसके विचार हैं वो प्रोजेक्ट होंगे उसकी फोटोज़ पे, जो कि एम्बिगुअस हैं, क्लैरिटी उनमें नहीं है। इसके बाद आ जाते हैं हम कोर टेक्निक्स के ऊपर। कौन कौन सी बेसिकली ऐसी टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से हम लोग साइको एनालिटिक थेरेपी कर सकते हैं। सबसे पहला है द बेसिक रूल। बेसिक रूल क्या? बेसिक रूल है, बेसिक रूल है टू से वट एवर कम्स टू द माइंड। दिमाग में जो भी चीज आ रही है आपको वो बिना सोचे बोल देनी है। यू डू नॉट हैव टू गिव इट अ कॉन्शियस थॉट, यू डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट से वट एवर कम्स टू योर माइंड। इसको बोला गया फ्री एसोसिएशन। इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं इसको फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन में क्या होगा कि जो क्लाइंट है ही इज बीइंग आस्क्ड टू से एनीथिंग दैट कम्स इनटू हिज माइंड विदाउट गिविंग इट अ थॉट। बिना विचारे वो सब चीजें बोल दे। साइको एनालिस्ट ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो मानते हैं अगर हम किसी चीज को कॉन्शियसली सोच के बोल रहे हैं तो अनकॉन्शियस जो मटेरियल है वो बाहर नहीं आ सकता। देयर वुड बी रेजिस्टेंस, तो उस रेजिस्टेंस को हमको खत्म करना है, इसीलिए हम लोग फ्री एसोसिएशन को इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द बेसिक रूल इन साइको एनालिटिक थेरेपी। देखिए जो सेटअप होता है साइको एनालिटिक थेरेपी का वो मोस्टली ऐसा रहा है कि देयर इज अ काउच, ठीक है, उस काउच के ऊपर आपका क्लाइंट है, उस काउच के पीछे जो है वो थेरेपिस्ट बैठा है। थेरेपिस्ट पीछे इसलिए बैठा है ताकि क्लाइंट को उसके एक्सप्रेशंस ना दिखाई दे, जिसकी वजह से कोई भी डिस्टरबेंस क्लाइंट को ना महसूस हो और वो बिल्कुल फ्रीली वो चीजें बता सके जो वो नॉर्मली नहीं बताता है। दूसरी चीज जो आ जाती है दैट इज इंटरप्रिटेशन। अब व्हाट आर वी इंटरप्रेटिंग? बीइंग अ साइको एनालिस्ट, हम साइको एनालिस्ट हैं तो हम लोग क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं? देखिए जो भी चीजें क्लाइंट बता रहा है अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थेरेपी, मानते हैं सिगमंड फ्राइड कि जो भी चीज बताई जा रही है वो कॉन्शियसली बता रहा है एंड देयर इज अ हिडन मीनिंग टू इट। अब समझिए कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को एक्सप्लेन करता है तो वो अपने शब्दों में बता रहा है, अपने शब्दों में बता रहा है तो मोस्टली वो कॉन्शियस चीज है। तो साइको एनालिस्ट क्या करते हैं? दे ट्राई टू इंटरप्रेट इट, वो उस चीज को इंटरप्रेट करते हैं, चाहे फैमिली इश्यूज के तौर पे इंटरप्रेट करेंगे, फिजिकल अब्यूज के तौर पे इंटरप्रेट करेंगे, या जो भी सिचुएशन है जो भी क्लाइंट बता रहा है उसके अकॉर्डिंग दे आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट। इंटरप्रिटेशन यही है जो अनकॉन्शियस में चीजें हैं उनको नेम करेंगे। जो थेरेपिस्ट हैं दे आर ट्राइंग टू नेम दोज थिंग्स दैट आर इन द अनकॉन्शियस ऑफ द क्लाइंट, जो वो डायरेक्टली अपने थेरेपिस्ट को नहीं बता रहा है। तीसरी जो चीज है दैट इज थेराप्यूटिक अलायंस। फ्रायड वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये कहा कि एक थेराप्यूटिक अलायंस, एक वर्किंग थ्रू, एक रिलेशनशिप क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में होना बहुत जरूरी है। देयर शुड बी अ काइंड ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द एनालिस्ट एंड क्लाइंट। क्लाइंट और एनालिस्ट के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होना जरूरी है जहाँ पे क्लाइंट फ्रीली हर चीज को बता सके, बिना सोचे समझे हर चीज को बता सके। तो यू हैव टू गिव दिस कॉन्फिडेंस टू द क्लाइंट। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बीइंग अ थेरेपिस्ट क्लाइंट में इनकलकेट करने की जरूरत है। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल इन योर थेरेपी। नेक्स्ट चीज जो है दैट इज रोल इंडक्शन। किस चीज का रोल इंडक्शन कर रहे हैं हम लोग? सीधी सी बात है, जो भी क्लाइंट आपके पास आया है ही इज कंफ्यूज्ड, उसको तो पता ही नहीं कि वो रोल क्या है उसका, why is he here, what he has to do in a therapy. So you have to make him clear about what his role is, क्या वो कर रहा है थेरेपी में, क्या उसको करना है। तो वो चीज है रोल इंडक्शन। यू हैव टू बी क्लियर टू योर क्लाइंट कि आपका ये रोल है थेरेपी में, दैट दिस इज योर पर्टिकुलर रोल इन थेरेपी। वो चीज आपको बताने की क्लाइंट को जरूरत है। इट इज वेरी बेसिक टेक्निक इन साइको एनालिटिक थेरेपी। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है दैट इज योर टाइमिंग। टाइमिंग, समय बहुत जरूरी है भाई। समय, जब भी हम गलत समय पे गलत काम करेंगे
तो वो थेरेपी को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। सो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आप इंटरप्रेट कर रहे हो, वी हैव टॉक्ड अबाउट इंटरप्रिटेशन। कॉन्शियसली आपके क्लाइंट ने आपको कुछ बताया, यू आर ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट, और आप बिल्कुल गलत टाइम पे इंटरप्रेट करते हो। मान लीजिए वो बात किसी और चीज की कर रहा है, वो बात कर रहा है सेब की, और आप उसको बता रहे हो पत्थर के बारे में, तो दैट इज वेरी रॉन्ग। गलत टाइम पे इंटरप्रिटेशन करना आपकी थेरेपी के लिए बहुत घातक हो सकता है। सो यू डू नॉट हैव टू डू दैट। मेक श्योर वट एवर यू आर इंटरप्रेटिंग इज एट द राइट टाइम। बिल्कुल सही समय के ऊपर आप वो चीज इंटरप्रेट कर रहे हो, ये जरूरी है। अनकॉन्शियस की चीजें आप उसको बता रहे हो, तो आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम इज ऑफ एसेंस। समय का ध्यान रखिए। गलत टाइम पे गलत चीजें इंटरप्रेट करेंगे तो आपकी थेराप्यूटिक जो रिलेशनशिप है वो खराब होगा, जो क्लाइंट का बिलीफ है आपसे वो टूट जाएगा। तो वैसा नहीं करना है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसफेरेंस। ट्रांसफेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफेरेंस क्या है? जब क्लाइंट अपने थेरेपिस्ट को उस हिसाब से देखने लगता है जैसा उसका पास्ट रिलेशनशिप रहा है। सपोज वो क्लाइंट जो है वो आपको एज ए फादर फिगर देखता है, एज अ मदर फिगर देखता है, एज अ सिस्टर देखता है, किसी भी रोमांटिक रिलेशनशिप की तरह देखता है, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंस। अब ये क्लाइंट की साइड से हो रही है। क्लाइंट इज टेकिंग यू एज दैट, ठीक है। वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पे, पास्ट जो रिलेशनशिप्स हैं उनके आधार पे आपको, यानी कि थेरेपिस्ट को ट्रीट करने लगता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेंस। इज ट्रांसफेरेंस गुड? डेफिनेटली ट्रांसफेरेंस इज वेरी गुड। ट्रांसफेरेंस बहुत अच्छी चीज है आपकी थेरेपी में होना। क्लाइंट आप पे विश्वास कर रहा है तभी तो क्लाइंट आपको बताएगा हर चीज। नेक्स्ट चीज है दैट इज काउंटर ट्रांसफेरेंस। अब काउंटर ट्रांसफेरेंस है वो ऑपोजिट है। जो थेरेपिस्ट के लाइफ में हुआ, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, अब वो इम्पोज कर रहा है क्लाइंट के ऊपर। यानी कि वो क्लाइंट को अपने बच्चे की तरह देखता है, अपने फादर की तरह देख रहा है, अपनी मदर की तरह देख रहा है। तो दैट इज वेरी इनकरेक्ट। यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस काउंटर ट्रांसफेरेंस। इससे बचना है, ठीक है। फ्राइड कहते हैं यू हैव टू रिकग्नाइज एंड ओवरकम इट, ठीक है। ओवरकमिंग दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंटर ट्रांसफेरेंस को आपको ओवरकम करने की जरूरत है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ड्रीम वर्क एंड बेसिकली समरी। वी विल समराइज इट। ड्रीम वर्क क्या है? जो फ्राइड हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, ड्रीम जो इंटरप्रेट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके अकॉर्डिंग जो ड्रीम है उसमें ही अनकॉन्शियस चीजें आ रही हैं। सो ही हैज कॉल्ड ड्रीम्स एज द रॉयल रोड टू अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस की तरफ ले जाते हैं आपको आपके ड्रीम्स, अकॉर्डिंग टू फ्राइड। तो फ्राइड ने जो ड्रीम एनालिसिस किया है, ड्रीम इंटरप्रिटेशन किया है, वो उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। अब ड्रीम्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग दो तरीके के मीनिंग होंगे हर ड्रीम में। एक तो होगा मैनिफेस्ट वाला कंटेंट। मैनिफेस्ट वाला तो जो लिटरल इमेजरी है, जो इवेंट्स हैं, जो स्टोरी लाइन है, वो व्यक्ति वैसा का वैसा क्लाइंट जो है वो थेरेपिस्ट को बता रहा है। सपोज उसको सपना आया कि भाई देयर इज क्रोकोडाइल, ठीक है, एंड क्रोकोडाइल इज ट्राइंग टू यू नो किल हिम और एनीथिंग। तो वो चीज जो है वो उसका मैनिफेस्ट कंटेंट है, जो रियलिटी में उसको सपने में दिखाई दिया है। देयर इज the other meaning to it which is the hidden meaning, latent meaning। ये फ्राइड के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी चीज को इंटरप्रिटेशन बोला है फ्राइड ने। ड्रीम का जो इंटरप्रिटेशन है वो लेटेंट कंटेंट है। तो जो फ्राइड है वो बोलते हैं कि देयर इज ऑलवेज अ हिडन मीनिंग इन ड्रीम्स। ड्रीम्स में कुछ ना कुछ हिडन मीनिंग है। अब जो क्रोकोडाइल है, इज ट्राइंग टू ईट द क्लाइंट इन द ड्रीम, ही माइट बी हिज फादर, जिसके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। तो ये है लेटेंट कंटेंट। जो मीनिंग है, हिडन है, वो अब थेरेपिस्ट ने इसको इंटरप्रेट किया है। अब उन्होंने इंटरप्रेट किया है इस चीज को। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टेक्निक्स दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट फ्राइड, जो कि साइको एनालिटिक थेरेपी का पार्ट है। फाइनली समराइजिंग दिस टॉपिक, सीधी बात है कि जो साइको एनालिटिक थेरेपी है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को पढ़ती है, एक्सप्लोर करती है। वो मानती है कि जो भी चीज बचपन में हुई है, जो अनकॉन्शियस में जा चुकी है, डिसफंक्शनल चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस रहे, दोज आर द रूट कॉज ऑफ दिस इशू दैट द क्लाइंट इज गोइंग थ्रू। जो भी क्लाइंट आज जिस भी चीज से ग्रसित है, पीड़ित है, वो उसका कारण क्या है? उसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं, अनकॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दोज आर एट द रूट कॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी। किसी भी पैथोलॉजी का कारण फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या है?
अनकॉन्शियस उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं, और इन्हीं को हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, इन्हीं को हम कंट्रोल करने की, सॉरी, कॉन्शियस में लाने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली जो क्लाइंट है ही विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम द थेरेपी. So I hope you like this video, you like the topic that I have taught you, the content of the topic. So thank you so much. Up I have also added the telegram link. आप telegram group को join कर सकते हैं मेरे for further information. Do not forget to like, subscribe and comment on the channel, share it as much as you can, and I'll see you soon with a new topic and new energy. Till then, take care. Bye bye.